हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एआईटी के प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन लीगल टर्मिनोलॉजीज़। कॉमन लीगल टर्मिनोलॉजीज़ जो कि जुडिशरी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, इंडियन जुडिशल सिस्टम के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपके जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होना है आपका, उसके लिए ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लास्ट टाइम 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था, वहाँ पे भी आपको यहाँ से काफ़ी टर्म्स देखने को मिली थी। इस बार भी आपको यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि काफ़ी टर्म्स देखने को मिलेंगी। अब हमने एक पूरा स्ट्रक्चर जो है, एक पूरा जुडिशरी का जो एक पार्ट है, जितना आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने जो है डिस्कस किया। वो सारे के सारे लेक्चर एआईटी के प्लेटफॉर्म पे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने एक पूरे पार्ट को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंडियन जुडिशरी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, फिर उसके बाद इंडियन जुडिशरी की हायरार्की को डिस्कस किया। हायरार्की में से आपको जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हमने लीगल ऑफिसेज इन इंडिया, वहाँ से आपको करंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपको फैक्ट बेस्ड यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी करा। उसके बाद हमने इंडियन जुडिशरी के फीचर को देखा, यानी कि फीचर ऑफ इंडियन जुडिशल सिस्टम। फिर उसके बाद हमने रोल्स ऑफ इंडियन कोर्ट को देखा। वहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज एन एडजुडिकेटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट एज एन इंटरप्रेटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिविस्ट क्या है। फिर वहाँ पे हमने पीआईएल को भी डिस्कस किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम जनहित याचिका भी बोलते हैं। तो वहाँ से आपको जो है काफ़ी सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, रिमूवल। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, जिसके अंदर हमने कोलिजियम मॉडल को देखा कि किस तरीके से जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, उसको हमने देखा। उसके बाद रिटायरमेंट एज को हमने देखा। रिटायरमेंट एज को लेकर के आपको जो है फैक्ट पूछ सकता है। देन उसके बाद हमने अगर किसी जज को निकालना हो तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया डिस्कस करें। देन अगर निकालना है वो क्राइटेरिया जो है वो स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी जज पे वो साबित हो जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, अपीचमेंट मेथड लगता है। उस अपीचमेंट मेथड को भी डिस्कस किया, किस तरीके से जो है प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो है वो रेजोल्यूशन पेश करेगा। उसके बाद फिर उसके ऊपर 2/3 मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है उसको पास किया जाएगा। वो सारा पार्ट जो है हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन लीगल टर्मिनोलॉजीज। अब इस सारे पार्ट के अंदर काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी थी जिनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि उन टर्म से आप फेमिलियर हैं। उन टर्म्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, थोड़ा सा और जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी कि थोड़ा सा और वाइड वे के अंदर उन टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके अलावा कुछ और टर्म्स भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सिविल केस के कॉन्टेक्स्ट में और क्रिमिनल केस के कॉन्टेक्स्ट में, जो मैंने आपके साथ वादा किया था कि लास्ट जो है जब हम टर्म डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस पार्टी को क्या बोलते हैं, किस पार्टी को क्या बोलते हैं, और क्रिमिनल केस होगा तो किस पार्टी को क्या बोलते हैं, किस पार्टी को क्या बोलते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको क्या बोलते हैं, अपर अपील जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे। वो सारा पार्ट जो है काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। सो इसलिए सबसे पहले हम उसी पार्ट को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिविल केस के कॉन्टेक्स्ट में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल केस, सिविल केस के कॉन्टेक्स्ट में दो पार्टी होंगी, एक पार्टी क्लेम करने वाली होगी, एक पार्टी डिफेंड करने वाली होगी। ठीक है, उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं, एक को हम प्लेंटिफ बोलते हैं। प्लेंटिफ वो आदमी जो क्लेमिंग पर्सन है, यानी कि जो ये क्लेम करता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब सिविल केस किस किस चीज़ों के रिगार्डिंग होते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना जो है वो ज़रूरी है। सिविल जो केस होते हैं वो डिस्प्यूट्स रिलेटेड
रिलेटेड होते हैं प्रॉपर्टी के, यानी कि आपका कोई प्रॉपर्टी का मसला है, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने मार ली है, या आपके रिश्तेदारों के बीच में जो है आपका कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है, या आपके भाई के साथ कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, देन आप जो है कोर्ट के अंदर जो है केस को ले जाते हो। यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई भी इशू है उसको आप कोर्ट में ले जा सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे सिविल केस। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि किसी से मैंने बिल्डिंग लीज पे ले रखी है, तो मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन होंगी, अगर उन टर्म्स कंडीशन के ऊपर कोई एक पार्टी नहीं चलती है तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, कोर्ट में जाएगी, उसको कोर्ट में घसीटेगी। उसके बाद आपके जो है जब हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लेते हैं किराए के ऊपर, तो वहाँ पे भी हमारे कुछ टर्म्स कंडीशन होते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पार्टी ब्रीच करेगी तो दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, कोर्ट के अंदर घसीट सकती है। उसके बाद फैमिली रिलेटेड इशू, फैमिली रिलेटेड इशू जैसे कि डाइवर्स का इशू हो गया, इनहेरिटेंस का इशू हो गया। इनहेरिटेंस यानी कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का हकदार कौन होगा, ठीक है। तो ये वाले इश्यूज भी जो हैं वो कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो इनको हम सिविल रिलेटेड इशू कहते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट, लेकिन यानी कि टॉर्ट इशू होते हैं सिविल रॉन्ग, ठीक है। सिविल रॉन्ग यानी कि कुछ कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनके रिगार्डिंग कोई भी लॉ मौजूद नहीं है, जिनके रिगार्डिंग कोई भी स्टैचूट मौजूद नहीं है, यानी कि उसके तहत हमको जो है सज़ा दी जा सके, या उसके तहत हमको जो है वो कंपनसेशन दिया जा सके। मान लो मेरे साथ क्या होता है, कुछ ऐसी ज़्यादती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए कोई भी लॉ मौजूद नहीं है। अब कोर्ट क्या करेगा, उसके ऊपर केस चलाएगा, ठीक है, केस चलेगा, देन उसके बाद कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से अनलिक्विडेटेड फॉर्म के अंदर जो है वो कंपनसेशन देता है। वो कोर्ट देखता है कि किस पार्टी का कितना नुकसान हुआ है, किस पार्टी का कितना नुकसान हुआ है, तो उसके हिसाब से वो जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। फिर वो जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो चीज़ें दर्ज हो जाती हैं। फिर उसी तरीके का अगर कोई आगे चल के केस आता है तो कोर्ट जो है उस केस से भी जो है क्या करता है, मदद लेता है। या फिर हमारे इंडियन कोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो बाहर के कोर्ट के अंदर जो है टॉर्ट लॉ को लेकर के प्रॉब्लम्स होती हैं, केस आए हुए होते हैं, उन केसेस को भी देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, उनको भी मद्देनज़र रख करके यहाँ पे जो है पार्टीज़ को क्या किया जाता है, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी है छत की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो क्या कर रहा है, वो अपने छत को साफ कर रहा था, मतलब कुछ तेज़ाब वगैरह मिला करके किसके अंदर, पानी के अंदर अपने छत को जो है वो साफ कर रहा था। तेज़ाब के साथ हम जो है छत वगैरह साफ करते हैं, ठीक है। तो जब वो साफ कर रहा था तो वो उसने जो है काफ़ी सारा तेज़ाब बाल्टी के अंदर रखा, देन अचानक से उसने क्या किया, नीचे फेंक दिया। तो नीचे फेंक दिया तो उसका इंटेंशन ये नहीं था कि किसी के ऊपर गिरे वो, ठीक है। अब वो किसी बंदे के ऊपर गिर गया तो ये एक एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे आपका जो है वो मैनस रियस जो है वो साबित नहीं होगा, यानी कि इंटेंशन साबित नहीं होगा। तो इसको हम सिविल रॉन्ग के अंदर जो है वो गिनेंगे, सिविल रॉन्ग के अंदर गिनेंगे, यानी कि ये कौन सा रॉन्ग है, ये सिविल रॉन्ग है। तो ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कितना कंपनसेशन बनता है। सज़ा बनती है तो फिर उसको वो क्रिमिनल मैटर में ले जाएगा, अगर नहीं बनती है तो वो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा अनलिक्विडेटेड फॉर्म के अंदर। अनलिक्विडेटेड फॉर्म के अंदर वो वाले कंपनसेशन प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी लॉ मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर ये लिखा हो कि भाई इतना जो है वो खमियाजा एक आदमी को भुगतना पड़ेगा अगर वो किसी के साथ कुछ भी गलत करता है, सिविल रॉन्ग करता है, क्रिमिनल रॉन्ग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टैचूट, कोई भी लॉ मौजूद नहीं होता। ऐसे केसेस आ जाते हैं, वहाँ पे अनलिक्विडेटेड फॉर्म के अंदर उस डैमेज को पूरा किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है बाय द इंडियन कोर्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो जहाँ पे हमारे पास लॉ मौजूद है वहाँ पे लिक्विडेटेड फॉर्म के अंदर जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास जो है वो लॉ मौजूद है, उस लॉ के तहत ही जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, मैंने उससे जो है वो बिल्डिंग लीज पे ली, तो अब ये जो लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है,
ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स कंडीशंस वगैरह सब मौजूद हैं। तो अगर मेरा पार्टनर मेरे को मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके जाता है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखता, ब्रीच करके चला जाता है, तो जिससे मेरा नुकसान होता है, तो मैं कोर्ट के अंदर जाऊंगा, तो कोर्ट मेरे को जो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उससे जो दिलवाएगा वो लिक्विडेटेड फॉर्म के अंदर होगा। वाई लिक्विडेटेड फॉर्म? क्योंकि वो उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास स्टैट्यूट लॉ मौजूद है, ठीक है। तो जो सिविल जो टॉर्ट लॉ होता है, सिविल रॉन्ग्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास लॉ मौजूद नहीं होता। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। तो सिविल केस के अंदर दो मेन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक को हम प्लेंटिफ बोलते हैं, एक को हम डिफेंडेंट बोलते हैं। प्लेंटिफ वो आदमी जो क्लेम करता है कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है और मेरे को जो है इंसाफ मिलना चाहिए, यानी कि मेरा नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट से कोई ब्रीच करके चला गया उसको, या कोई फैमिली मैटर है, डाइवर्स इश्यूज है, या फिर कोई इनहेरिटेंस का मसला है, तो वो ये कहेगा मेरे साथ क्या हुआ है, ज्यादती हुई है, मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है, सो मुझे क्या किया जाए, हक दिलाया जाए। तो उसको हम बोलेंगे क्लेमिंग पर्सन। सो क्लेमिंग पर्सन इज आल्सो रेफर्ड एज इन इंडियन लॉ प्लेंटिफ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेंटिफ। और ये जो क्लेम कर रहा है, अब जो आदमी क्लेम कर रहा है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि तुम ये जो बहतान लगा रहे हो दूसरे आदमी के ऊपर, इसको विद फैक्ट एंड फिगर विद प्रॉपर एविडेंस तुमको ये साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफेंडेंट जो होता है वो दूसरी पार्टी होती है जिसके खिलाफ हम केस दायर करते हैं, जिसके खिलाफ एक आदमी क्लेम करता है। तो ये जो है उन प्लेंटिफ के आर्गुमेंट को क्या कर सकता है, डिफेंड कर सकता है, यानी कि उसको डिनाई भी कर सकता है और उसको मान भी सकता है। अगर उसने किया होगा तो देन कोर्ट डिसाइड करेगा कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। टॉर्ट लॉ के अंदर बाकी लॉ जो है वो जहाँ पे लॉ मौजूद है वहाँ पे ऑलरेडी उसी लॉ के तहत जो है कंपनसेशन दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले प्लेंटिफ के ऊपर नजर डालते हैं। द प्लेंटिफ इज द पर्सन और पार्टी हु इनिशिएट द लॉ सूट, यानी कि जो मुकदमा दायर करता है आदमी उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं, यानी कि मुकदमे की शुरुआत जो है वो प्लेंटिफ के द्वारा होती है, ठीक है। लॉ सूट की जो शुरुआत होती है, लॉ सूट यानी कि एक आदमी जिसके साथ ज्यादती हुई है और वो ये विश्वास रखता है, वो ये बिलीफ रखता है कि कोर्ट सिस्टम उसकी सुनेगा और उसको जो है उसके जो राइट को इन्फ्रिंज किया गया है उसका जो है उसको जो है खमियाजा जो है वो दूसरे बंदे से दिलवाया जाएगा, ठीक है। तो लॉ सूट की शुरुआत करने वाले आदमी को हम बोलते हैं प्लेंटिफ। दे फाइल द कंप्लेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ सीकिंग लीगल रिलीफ फॉर सम हार्म, ठीक है, फॉर सम हार्म, या उसको कोई नुकसान पहुंचा है या फिर उसके राइट को इन्फ्रिंज किया गया है, दे क्लेम टू हैव सफर्ड, जिसकी वजह से उसको जो है काफी ज्यादा सफर करना पड़ा। द प्लेंटिफ बेयर द बर्डन ऑफ प्रूफ। अब जो बंदा क्लेम करने वाला है उसको ये साबित करना पड़ेगा विद फैक्ट एंड फिगर विद प्रॉपर एविडेंस कि भाई उसके साथ ज्यादती हुई है। अगर किसी आदमी ने ऐसे ही बहतान लगा करके केस दायर कर दिया दूसरे आदमी के खिलाफ, मान लो मैंने किसी आदमी के खिलाफ ऐसे ही बहतान लगाया और केस दायर कर दिया, तो अगर मेरे केस के अंदर दम नहीं होगा, मैं प्रॉपर एविडेंस के साथ ये प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि डिफेंडेंट ने जो है मेरे साथ ज्यादती करी है, तो उस वक्त मेरा केस जो है वो रद्द हो जाएगा। और उसके बाद डिफेंडेंट के पास ये राइट चला जाता है कि वो क्या कर सकता है, वो दोबारा से क्लेम कर सकता है, काउंटर क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है, काउंटर क्लेम कर सकता है कि ये मेरा जो इस आदमी ने वक्त ज़ाया किया है इसका खमियाजा अब इससे मुझे दिलवाया जाए, ठीक है, कंपनसेशन मुझे दिलवाया जाए, ठीक है। द प्लेंटिफ बेयर द बर्डन ऑफ प्रूफ मीनिंग दे मस्ट प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्लेमिंग करने वाली पार्टी को प्लेंटिफ बोलते हैं और दूसरी पार्टी यानी कि जो
एक पार्टी के क्लेम किए हुए आर्गुमेंट को डिफेंड करती है, उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं। अब आ जाओ जी दूसरा, डिफेंडेंट। द डिफेंडेंट इज द पर्सन आर पार्टी अगेंस्ट हुम द लॉ सूट, यानी कि जिसके खिलाफ मुकदमे की शुरुआत होती है। इज बॉट दे आर रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू द प्लेंटिफ कंप्लेंट एंड मे ईदर डिनाई द एलिगेशन, ये हकूक उसके पास होता है, लेकिन उसको भी विद फैक्ट एंड फिगर के साथ उसको डिनाई करना पड़ता है। आर प्रेजेंट देयर ऑन काउंटर आर्गुमेंट, या फिर उसके ऊपर वो काउंटर आर्गुमेंट देगा कि अगर वो उसने इस तरीके से किया है तो क्यों किया है, किस लॉ के जो है तहत उसने किया है, उसको जो है अपने काउंटर आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। अब आ जाओ जी यहां पे, इफ द डिफेंडेंट बिलीव्स द प्लेंटिफ केस इज अनफाउंडेड, ठीक है, मैंने ऐसे ही किसी पे बोतान लगा दिया, ठीक है, अगर प्लेंटिफ का जो केस है, क्लेम है, अगर डिफेंडेंट को ये लगता है कि भाई इसने ऐसे ही बोतान लगा दिया मेरे पे, ठीक है, मेरा वक्त ज़ाया किया, मेरे को जो है कोर्ट के अंदर घसीट करके, देन उस वक्त क्या होता है, दे मे फाइल अ डिफेंस और रेज अ काउंटर क्लेम, वो काउंटर क्लेम कर सकता है। और आपको सवाल आ सकता है कि भाई काउंटर क्लेम कौन कर सकता है, तो डिफेंडेंट काउंटर क्लेम कर सकता है, ये उसके पास राइट है। अब आ जाओ जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन सिविल केस। अब ये दो पार्टी हैं, एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट है। अब इनको रिप्रेजेंट करने वाले, अब हर कोई आदमी लॉ को तो नहीं जानता, अगर आप लॉ को जानते हैं तो आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, उसके कुछ प्रोविजंस होते हैं, उन प्रोविजंस के तहत आपको जो है ये कोर्ट इजाज़त देता है कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लॉ नहीं जानते तो आप क्या करेंगे, अपना लॉयर करेंगे। अब जो लॉयर प्लेंटिफ करेगा उसको क्या बोलेंगे, और जो लॉयर डिफेंडेंट करेगा उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन सिविल केस, बोथ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट में अपॉइंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हमारा कानून ये हक दोनों पार्टीज को देता है। लॉयर आर एडवोकेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉयर्स आर एडवोकेट्स, जो क्या करते हैं उनके बिहाफ पे एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करते हैं, एक जो है अपने क्लेम को साबित करने की कोशिश करेगा, एक क्या करेगा उसके ऊपर आर्गुमेंट देगा, ठीक है। काउंटर आर्गुमेंट भी दे सकता है, उसको डिनाई भी कर सकता है, वो उसके पास है, मतलब ये वाला हक, ठीक है, लेकिन उसको विद प्रॉपर एविडेंस जो है उसके क्लेम को जो है काउंटर करना पड़ेगा। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम बोलते हैं काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ, याद रखना है, काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ का क्लेम करने वाले आदमी का जो लॉयर है उसको हम बोलते हैं काउंसिल फॉर द प्लेंटिफ, और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिफेंडेंट का उसको हम बोलते हैं काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट, काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट। बड़ा ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब कुछ ऐसी टर्म्स जो इनके कॉन्टेक्स्ट में यूज करी जाती हैं, पार्टीज के कॉन्टेक्स्ट में और रिप्रेजेंटेटिव के कॉन्टेक्स्ट में। एक टर्म्स यूज करी जाती है पार्टीज टू द केस, अगर ये आ जाए पार्टीज टू द केस आपको स्टेटमेंट फॉर्म में, तो आपको याद रखना है पार्टीज टू द केस जब भी टर्म यूज करी जाएगी तो इट मींस उसका मतलब ये होगा दिस टर्म्स इनकम्पासेस बोथ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, दोनों, ठीक है, दोनों होंगे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों होंगे। जो इंडिकेट करता है इंडिविजुअल और एंटिटीज, ठीक है, दो इंडिविजुअल के बीच में भी केस हो सकता है, दो एंटिटीज के बीच में भी केस हो सकता है, इंडिविजुअल प्लस एंटिटीज के बीच में भी केस हो सकता है। एंटिटीज मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके साथ ज्यादती करी है, एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे, कोई कंपनी है, उस कंपनी ने कोई ऑफर निकाला और ऑफर ये निकाला कि आप
हमारा प्रोडक्ट अगर लेते हो तो उसकी वारंटी आपको जो है 6 महीने के बजाय 1 साल मिलेगी, ये ऑफर है। और साथ ही साथ वो जो है आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। अब आप प्रोडक्ट को खरीदने चले जाते हो तो आपको सस्ता भी मिल जाता है, देन उसके बाद वारंटी कार्ड वगैरह भी बना के दे दिया जाता है। तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, आप चले जाते हो उसको रिप्लेस करवाने के लिए, और जो कंपनी है वो ये क्लेम करती है हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, ठीक है, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं। तो आप उसको कोर्ट के अंदर घसीट सकते हो, तो कोर्ट जो है फिर आपको उसका कंपनसेशन दिलवाएगा। तो यहाँ पे जो कंपनी है वो क्या है, एंटिटी है, और जो इंडिविजुअल केस करने वाला है वो कौन है, वो इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल यहाँ पे कौन पार्टी होगा, प्लेंटिफ होगा, और कंपनी यहाँ पे कौन पार्टी होगी, डिफेंडेंट होगी। ठीक है, तो कोई भी दो इंडिविजुअल हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल प्लस एंटिटीज हो सकती है, दो एंटिटीज हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा एंटिटीज हो सकती हैं। तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है, कितने भी लोग हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद इन्वॉल्व इन द लीगल डिस्प्यूट्स, तो पार्टीज टू द केस जब भी आएगा तो आपको याद रखना है दोनों की बात हो रही है, प्लेंटिफ की भी और डिफेंडेंट की भी। और प्लेंटिफ और डिफेंड पार्टीज जो हैं वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, एंटिटीज भी हो सकती है, तो ये याद रखना आप। एडवोकेट आर काउंसिल, these terms are used for the lawyers are who represent either the plaintiff or the defendant। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म है पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट। पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट, इसको हम इलस्ट्रेशन की मदद से भी समझेंगे। पिटिशनर और रिस्पोंडेंट, कुछ सिविल मैटर ऐसे होते हैं जहाँ पे रिट पिटिशन डाली जाती हैं या फिर अपील करी जाती है नीचे वाले कोर्ट से अपर कोर्ट में, यानी कि आपका केस सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर था, वहाँ पे जजमेंट आया और जजमेंट से आप सहमत नहीं हैं। यानी कि मान लो मैंने केस किया था, मैं प्लेंटिफ हूँ, तो मेरे हक में फैसला नहीं हुआ, तो मैं अब क्या करूँगा, अपर कोर्ट में अपील करूंगा, देन मेरे लिए क्या टर्म यूज करी जाएगी। ठीक है, और पिटिशनर क्या होता है तो ये आप समझो। चलिए, द टर्म पिटिशनर पार्टी फिलिंग द पिटिशन, जो पार्टी पिटिशन को फिल करती है, मेनली रिट पिटिशन लगती है आपकी फंडामेंटल राइट के केस में। जब आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज किया जाए किसी पार्टी, किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आपके पास अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हक है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रिट पिटिशन डाल सकते हो बाय अपने जो आपका पिटिशनर होगा, जो लॉयर होगा, उसके थ्रू। ठीक है, अगर आप खुद कानून को जानते हो तो आप डायरेक्टली भी पिटीशन डाल सकते हो। आपकी पिटीशन को जो है वो कंसीडर करने वाला कोर्ट है। अगर आपकी पिटीशन को कंसीडर कर लिया जाता है, इंटरटेन कर लिया जाता है, देन उसके बाद फिर उसके ऊपर कार्रवाई चलेगी। ठीक है, तो रिट पिटीशन जो है वो आप हाई कोर्ट के अंदर भी डाल सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल राइट के केस में जो आता है आपका 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अपील। अब मैंने किसी के खिलाफ पिटीशन डाली, ठीक है, मैंने किसी के खिलाफ क्या डाली, पिटीशन डाली। तो पिटीशन इसलिए डाली क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट को उसने क्या किया है, वायलेट किया है। तो अब मैं कौन हो गया, मैं प्लेंटिव पार्टी हूं, तो दूसरे बंदे को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पिटिशनर हो गया, दूसरा बंदा जो जिसके खिलाफ मैंने करी है वो रिस्पोंडेंट हो गया। बस इतना याद रखना है आपको। चलिए, अब इसको इलस्ट्रेशन की मदद से समझते हैं। पहले रिट पिटिशन के मामले में, फिर अपील के मामले में समझते हैं। ठीक है, रिट पिटिशन, सपोज करो पर्सन ए है, वो अनहैप्पी है, किसकी वजह से, गवर्नमेंट, विद द गवर्नमेंट डिसीजन। किसके डिसीजन से, गवर्नमेंट के डिसीजन से। किस गवर्नमेंट के डिसीजन से, फॉर एग्जांपल कैंसलेशन ऑफ बिल्डिंग परमिट। ठीक है, कैंसलेशन ऑफ बिल्डिंग परमिट जो है, इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट डिसीजन से एक आदमी जो है वो क्या है, नाखुश है। ठीक है, उसको ये लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। अब वो पर्सन ए क्या करेगा, रिट पिटीशन डालेगा हाई कोर्ट के अंदर अंडर आर्टिकल 226, चैलेंज करेगा किसको, गवर्नमेंट डिसीजन को। ठीक है, पर्सन ए बिकम्स पिटिशनर,
पर्सन ए क्या हो गया, पिटिशनर, एज दे आर वन इनिशिएटिंग द, जो क्या कर रहा है, मुकदमे की शुरुआत कर रहा है। द गवर्नमेंट अथॉरिटी, अब जिसके खिलाफ डाला जा रहा है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। दैट इशूड द कैंसलेशन इज नेम्ड एज द रिस्पोंडेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पोंडेंट, एज दे मस्ट रिस्पॉन्ड टू द पिटिशन एंड डिफेंड द लीगैलिटी ऑफ देयर डिसीजन, ठीक है। उनको उस पिटीशन के ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि आपने किस कानून के तहत इस चीज़ को जो है वो सर अंजाम दिया है। अगर वो ये साबित नहीं कर सकते, लीगैलिटी को साबित नहीं कर सकते, तो वो जो है माना जाएगा कि उस इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है। ये था रिट पिटीशन, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट। अब आ जाओ अपील के मसले में। सपोज करो पर्सन बी है जिसने एक केस दायर किया, केस हार गया, लूजिज अ सिविल सूट इन द लोअर कोर्ट, नीचे के कोर्ट में, रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट मान लो, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मान लो, ठीक है। पर्सन बी बिलीव्स द जजमेंट वाज इनकरेक्ट, इसको ये लगता है कि जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दी है वो क्या है, गलत है, वो सही नहीं है, वो उससे सहमत नहीं है। ड्यू टू लीगल एरर, ड्यू टू लीगल एरर, ऐसे खामखा नहीं, डालना पड़ेगा वहां पे फैक्ट कि भाई किस कारण आप ये बोल रहे हो। ड्यू टू लीगल एरर एंड डिसाइड्स टू अपील, और वो ये चाहता है कि वो अपील करे अपर कोर्ट में उस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। ऐसे मुंह उठा करके अपर कोर्ट में नहीं चले जाते, ठीक है। उस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए अपर कोर्ट में अपील किया जाए। तो अब पर्सन बी क्या करता है, हियर पर्सन बी इज द पिटिशनर आर अपीलेंट, यहां पे हम पर्सन बी को पिटिशनर भी बोलेंगे और अपीलेंट भी बोलेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से आपको आ सकता है। यहां पे पर्सन बी को हम अपीलेंट बोलेंगे या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, पिटिशनर, एज दे आर फिलिंग द अपील सीकिंग अ रिव्यू, कि भाई जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके ऊपर क्या किया जाए, रिव्यू किया जाए। अब जो पर्सन सी है जिसके खिलाफ जो है अपील करी गई है, अपीलेंट ने जिसके खिलाफ अपील करी है, ठीक है, यानी कि विनिंग पार्टी फ्रॉम द लोअर कोर्ट, वो हो गया रिस्पोंडेंट, वो क्या होगा, रिस्पोंडेंट इन द अपील एज दे नीड टू डिफेंड द ओरिजिनल जजमेंट। अब वो क्या करेंगे, जो नीचे के कोर्ट ने जजमेंट दी है उसको डिफेंड करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, अपीलेंट। चलिए अब आ जाओ क्रिमिनल केस के कॉन्टेक्स्ट में। क्रिमिनल केस के कॉन्टेक्स्ट में दो पार्टीज होती हैं और एक पार्टीज को हम बोलते हैं प्रोसिक्यूशन, एक पार्टी को हम बोलते हैं अक्यूज्ड आर डिफेंडेंट। अक्यूज्ड आर डिफेंडेंट, एक पार्टी होगी आपकी प्रोसिक्यूशन, यानी कि जब भी कोई आदमी क्राइम करेगा तो उस आदमी ने जिस बंदे को भी नुकसान पहुंचाया है उसको तो नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया, उसका जो है वो जुर्मदार तो है ही है, साथ ही साथ वो स्टेट के कानून का जुर्मदार है, वो सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसका जिम्मेदार है, यानी कि वो समाज का भी जो है मुजरिम है, वो लॉ का भी मुजरिम है, वो उस बंदे का भी, विक्टिम का भी मुजरिम है। सो यहाँ पे जो सरकार है वो क्या करती है, उसके खिलाफ केस जो है वो चलाती है, ट्रायल चलाती है, यानी कि सबसे पहले पुलिस पकड़ेगी, तो वो क्या है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके ऊपर क्या होगा, एफआईआर वगैरह लगेगा, चार्जशीट बनेगी, देन उसको जो है कोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा, फिर वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो एविडेंस ला करके ये साबित करेंगे कि इस आदमी ने जो है नुकसान किया है, कानून की खिलाफ वर्जी करी है, तो वो पार्टी कौन होती है, प्रोसिक्यूशन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, वो किसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। सो इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक एक चीज़ को इकट्ठा करते हैं, कोर्ट के अंदर पेश करते हैं ताकि मुजरिम को सज़ा दिलवाई जा सके। और अक्यूज जो होता है उसके पास भी ये राइट होता है कि वो अपना डिफेंस कर सके, थ्रू देयर लॉयर, ठीक है।
अपना डिफेंस कर सके कि भाई जो भी उसके ऊपर जो ऑफेंसेस लगाए जा रहे हैं, जो चार्जशीट उसके ऊपर जो दर्ज हुई है, जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, ठीक है, उसको फंसाया जा रहा है, मेनली जो मुजरिम बोलता है। चलो प्रोसिक्यूशन इन इंडिया क्रिमिनल केसेस, मैंने यहाँ पे इंडिया क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको दो मॉडल पढ़ाए हैं, आपको इंक्विजिटोरियल मॉडल और एडवर्शियल मॉडल, ठीक है, जिसको समझ में होगा वो डायरेक्टली इसको समझ जाएगा, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है आपका एडवर्शियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको हम प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी बोलते हैं। और जहाँ पे इनक्विजिटोरियल मॉडल होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, वहाँ पे जो कोर्ट है वो खुद एक्टिवली इन्वॉल्व हो करके उस चीज़ को जो है वो प्रोसिक्यूट करती है। यहाँ पे हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों ही मिल करके प्रोसिक्यूशन का काम करते हैं इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है। चलिए, इन इंडिया क्रिमिनल केसेस आर यूजली प्रोसिक्यूटेड बाय द स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट एज क्राइम्स आर कंसीडर्ड ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी, वो सोसाइटी के अगेंस्ट भी है, वो स्टेट के अगेंस्ट भी है, ठीक है, और विक्टिम के अगेंस्ट तो है ही है। द प्रोसिक्यूशन इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, प्रोसिक्यूशन इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जो गवर्नमेंट वकील होते हैं ना, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं मेनली, ठीक है, हु प्रेजेंट्स एविडेंस एंड आर्गुमेंट इन कोर्ट टू प्रूव दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द एलीड क्राइम, जो भी उसके पास ऊपर चार्जेस लगे हैं वो साबित करने पड़ेंगे विद प्रॉपर एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से। हर एक एविडेंस जो है वो एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट के अंदर, ये भी हम टर्म पढ़ेंगे। हर एक एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता, वही एविडेंस एडमिसिबल होंगे जो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से होंगे, ठीक है। चलिए, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, कोई एक आदमी है जिसने क्या करा है, चोरी करी है, चोरी के जो है वो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगे हैं। द स्टेट थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वुड बी द प्रोसिक्यूशन एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग क्रिमिनल लॉज, यानी कि भाई स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और जिसने ये जो है वो काम किया है उसको जो है वो सज़ा दिलवाई जा सके, और जो लॉ है उसको सोसाइटी के अंदर इन्फोर्स किया जाए, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रोसिक्यूशन की। तो प्रोसिक्यूशन में आपका एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी दोनों शामिल होते हैं। चलिए, उसके बाद अक्यूज्ड डिफेंडेंट, एक पार्टी होगी आपकी कौन सी, प्रोसिक्यूशन, जिसको क्लेम जो है क्लेम कर रही है कि भाई दूसरे बंदे ने उनका क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो प्रोसिक्यूशन को जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई इस बंदे ने नुकसान वाकयातन तुम्हारा किया है या नहीं किया है। दूसरा बंदा है अक्यूज्ड, द अक्यूज आल्सो नोन एज द, इसको हम बोलते हैं डिफेंडेंट, वहां पे भी डिफेंडेंट बोलते हैं, यहाँ पे भी डिफेंडेंट बोलते हैं, और यहाँ पे अक्यूज्ड पर्सन बोलते हैं, अक्यूज्ड, ठीक है। इज द पर्सन आर एंटिटी, यहाँ पे भी इंडिविजुअल भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकती है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, उसने क्या किया, किसी इंडिविजुअल को जो है वो प्रताड़ित किया, उसको जो है उसके साथ ज्यादती करी, क्राइम किया, तो वहां पे एंटिटी आएगा, ठीक है। तो कोई एंटिटी भी हो सकती है, कोई आपका पर्सन भी हो सकता है, चार्ज्ड विद, जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। द अक्यूज हैज द राइट टू रिप्रेजेंट बाय अ लॉयर, तो हमारा कानून ये जो है हक देता है अक्यूज्ड को कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है बाय हिज लॉयर, हिज और हर लॉयर। एंड इफ दे कैन नॉट एफर्ड, अगर कोई अक्यूज्ड यहाँ पे एफर्ड नहीं कर पा रहा, ये आया था आपका हुसैन आरा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में PIL के केसेस में, तो 40,000 प्रिजनर्स को छोड़ा गया था। वहाँ पे जस्टिस PN भगवती ने ये बोला था कि भाई अगर कोई बंदा ये एफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपना लॉयर रख सके, तो स्टेट को क्या देना पड़ेगा, लीगल एड देनी पड़ेगी, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये उसका फंडामेंटल राइट है,
ठीक है। तो लीगल एड काउंसिल प्रोवाइड करी जाती है जो लोग एफर्ड नहीं कर पाते, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। द लॉयर फॉर द एक्यूज्ड इज ऑफन रेफर टू एज द डिफेंस अटॉर्नी। जो उसका लॉयर होगा एक्यूज्ड का, उसको हम डिफेंस अटॉर्नी भी बोलते हैं और उसको हम काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड भी बोलते हैं। तो दोनों टर्म आपको याद रखनी है, डिफेंस अटॉर्नी और उसके बाद काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड, जिसको हम सिंपली डिफेंस काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों टर्म याद रखनी है। जो रिप्रेजेंटेशन करता है एक्यूज्ड की, उसको हम डिफेंस अटॉर्नी भी बोलते हैं, उसको हम काउंसिल फॉर द एक्यूज्ड भी बोलते हैं। इन सिंपल उसको हम बोलते हैं डिफेंस काउंसिल। द एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जैसे ही किसी पे चार्जशीट दायर होती है, उसके ऊपर जो है मुकदमा लग जाता है, उसके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं, तो मीडिया हमारा तो माशाल्लाह है, मतलब पहले ही साबित कर दिया। तो तब तक वो इनोसेंट है जब तक उसको जो है उसके ऊपर विद प्रॉपर एविडेंस, विद फैक्ट एंड फिगर जो है प्रूफ ना कर दिया जाए कि वाकयातन उसी ने ये जो है क्राइम किया है या फिर ये उस क्राइम के अंदर मुलविस है, तब तक उसको जो है वो इनोसेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात बड़ी ही जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है कि जो अक्यूज्ड होता है वो प्रूव होने से पहले, यानी कि विद प्रॉपर एविडेंस, विद प्रॉपर फिगर, फैक्ट के साथ जो है उसको प्रूव करना पड़ता है कि भाई इसी ने जो है क्राइम किया है। जब तक ये प्रूफ होता विदाउट रीजनेबल डाउट, ठीक है, कोई भी रीजनेबल डाउट नहीं रहना चाहिए, तब तक जो अक्यूज्ड पर्सन है वो क्या है, वो क्या होगा, वो इनोसेंट माना जाएगा अनटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट बाय द प्रोसिक्यूशन। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे किसके पास है, प्रोसिक्यूशन के पास। तो आपको याद होना चाहिए कि क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन, बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो जो केस रिप्रेजेंटेशन करता है विक्टिम की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो अक्यूज्ड की रिप्रेजेंटेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस अटॉर्नी, डिफेंस काउंसिल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंस अटॉर्नी, काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड या फिर डिफेंस काउंसिल। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन समझो, समझ में आ जाएगा। सपोज करो पर्सन ए इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, उसने क्या किया, रेप किया है। स्टेट गवर्नमेंट जो है रिप्रेजेंटेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइल्स अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट पर्सन ए हु इज नाउ द अक्यूज्ड। ठीक है, उसके खिलाफ क्या करेगी, मुकदमा दायर करेगी, कौन, गवर्नमेंट। ठीक, गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, द ट्रायल, इन द ट्रायल द प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट एविडेंस एंड विटनेस टू प्रूव दैट पर्सन ए कमिटिंग द रेप। Person A defense lawyer will argue against the prosecution case aiming to establish doubt about the evidence or present a different interpretation of the fact। वो बोलेगा भाई ये जो एविडेंस पेश किए जा रहे हैं ये क्या हैं, ये गलत हैं, तो वो गलत जो साबित उसको करना पड़ेगा वो प्रॉपर जो है वो आर्गुमेंट के साथ करना पड़ेगा, प्रॉपर जो है फैक्ट के साथ करना पड़ेगा। विल आर्ग्यू अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन केस एमिंग टू एस्टैब्लिश डाउट, कि जो ये एविडेंस पेश किए जा रहे हैं इसमें शक जो है हमको नज़र आ रहा है, और शक की बुनियाद पे किसी को सज़ा हमारा कानून नहीं देता। ठीक है, उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आपके क्रिमिनल केस के कॉन्टेक्स्ट में, कंप्लेनेंट। ठीक है, कंप्लेनेंट मतलब द पर्सन हु इनिशियली रिपोर्ट्स द क्राइम टू द पुलिस और फाइल्स अ कंप्लेंट। ठीक है, उसको हम कंप्लेनेंट बोलते हैं। द कंप्लेनेंट में आल्सो बी अ विक्टिम, वो विक्टिम भी हो सकता है जिसके साथ ज्यादती हुई है ऑफ द क्राइम, सच एज इन केस ऑफ असॉल्ट और थेफ्ट। वो विक्टिम भी हो सकता है, विक्टिम के अलावा कोई और भी हो सकता है। ठीक है, जो उसके बिहाफ पे, विक्टिम के बिहाफ पे जो है कंप्लेंट कर रहा है। हाउएवर इन अ क्रिमिनल ट्रायल इट इज द स्टेट दैट प्रोसिक्यूट द केस ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट। ठीक है, तो स्टेट जो है वो क्या करती है, प्रोसिक्यूट करती है, यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों मिल करके जो है विक्टिम को जो है वो क्या करते हैं, इंसाफ दिलाते हैं, जस्टिस दिलवाते हैं। ठीक है, तो विक्टिम कौन होता है, विक्टिम द पर्सन हु हैज सफर्ड हार्म, इंजरी, लॉस ड्यू टू द
alleged criminal act. Although the state prosecute the case, the victim may participate in certain proceeding such as providing testimony. ठीक है, तो उसको भी जो है वो केस का हिस्सा बनाया जाता है, यानी कि एविडेंस के तौर पे उसको भी जो है पेश किया जाता है कि भाई वो जो है वो टेस्टिमनी है इस चीज़ का, वो गवाह है। ठीक है, वो क्या है, चश्मदीद गवाह है, उसने इस बंदे को देखा है, उसके साथ उसने ज्यादती करी है। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को रखते हैं यहीं तक। देन उसके बाद हम करेंगे कॉमन लीगल टर्मिनोलॉजीज, जिसके अंदर हमारी काफ़ी सारी टर्म्स होंगी। एक कंप्लाइस होगी, एक कंप्लाइस ऐसा पर्सन जो है हिस्सा लेता है किसी भी क्राइम को करने का या फिर एड करता है। या अक्यूज पर्सन अभी हमने देखा। एक्विटेंस रेप, एक्विटेंस रेप यानी कि किसी भी जानने वाले बंदे ने रेप किया हो उसको हम एक्विटेंस रेप की कैटेगरी के अंदर गिनते हैं। एक्विटेंस रेप की टर्म्स जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। एक्विटल यानी कि कोई भी जो है वो एविडेंस जो है वो अक्यूज्ड के ऊपर जो है वो प्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो जब अक्यूज के ऊपर कोई भी एविडेंस जो है प्रूफ नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ कि उसी ने ये क्राइम किया हुआ है, तो जज जो है वो फाइनल कंक्लूजन दे करके और अक्यूज्ड को एक्विटल दे देता है, यानी कि बरी कर देता है। उसके बाद आपका एक्टस रियस, तो जब भी कोई क्राइम होता है तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, एक्टस रियस भी होना चाहिए, मैनस रियस भी होना चाहिए, यानी कि फिजिकल अटेम्प्ट भी होनी चाहिए और क्रिमिनल इंटेंशन भी होना चाहिए। क्रिमिनल जो है वो आपका जो है, यानी कि मैंने किसी को पंच किया है तो मेरे पंच करने से उसकी मौत हो गई, तो मेरे पंच करने से उसकी मौत हो गई, तो उसका वो जो उसकी मौत हुई है, जो क्राइम मेरे से हुआ है, वो क्रिमिनल इंटेंट भी होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैनस रियस और एक्टस रियस जब दोनों चीज़ें साबित होंगी तभी हम किसी को क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर डालते हैं। इसीलिए मैंने आपको टॉर्ट लॉ के अंदर बोला था कि ज़रूरी नहीं है, मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो कोई बच्चा है उसको मैंने चांटा मारा, अब उसको कोई प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता था, तो उस बच्चे की क्या हो गई, मौत हो गई, मृत्यु हो गई। देन अब मेरे को जो है पकड़ लिया जाता है, तो मेरा जो है इंटेंट इस चीज़ के लिए नहीं था कि मैं उस बच्चे को जो है मारूं। ठीक है, तो इंटेंट साबित करना भी ज़रूरी है, तो ये एक एक्सीडेंट माना जाएगा। तो जब ये एक्सीडेंट माना जाएगा तो ये टॉर्ट लॉ की कैटेगरी में चला जाएगा। जब ये टॉर्ट लॉ की कैटेगरी में चला जाएगा तो इसके ऊपर देखा जाएगा कोई स्टैच्यूट मौजूद है, कोई लॉ मौजूद है, अगर नहीं है तो अनलिक्विडेटेड फॉर्म के अंदर जो है उस डैमेज को फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप किसी का जो है कर मत देना कुछ। ठीक है, चलिए, तो मैनस रियस और एक्टस रियस दोनों ही जो है वो इन्वॉल्व, दोनों ही जो है वो होने चाहिए, तब जा करके क्रिमिनल कैटेगरी, यानी कि क्रिमिनल कैटेगरी में आप किसी को डाल सकते हो। देन उसके बाद एडजॉर्नमेंट, यानी कि केस की हियरिंग को जो है वो आगे फर्दर जो है पोस्टपोन कर देना। एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन यानी कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, और डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है, और इंडिया में कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, हमारे कोर्ट। उसके बाद एडमिसिबल एविडेंस, एडमिसिबल एविडेंस कौन से होते हैं, वही एविडेंस जो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से होंगे। सारे के सारे एविडेंस को जज जो है वो ले नहीं लेता है, यानी कि उसको जो है कंसीडर नहीं करता है, सभी एविडेंस को एडमिसिबल नहीं माना जाता। उसके बाद एडमिशन, द एक्सेप्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई फैक्ट, कोई स्टेटमेंट, उसको जो है एडमिट किया जाए, कंसीडर किया जाए बाय द कोर्ट, बाय द अथॉरिटी, तो उसको हम बोलते हैं एडमिशन। उसके बाद एडवोकेट, कोई भी लॉ ग्रेजुएट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961, तो उसको हम बोलेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है उसके ऊपर ठप्पा लगाया होना चाहिए कि हाँ ये जो है वो एडवोकेट है, तो वो होता है आपका एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत, तो उसको हम बोलेंगे एडवोकेट। एफिडेविट, एफिडेविट आपको सबको पता है, एक नोटरी अटेस्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो और इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिग्नेचर करते हो और बोलते हो कि इसके ऊपर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम जो है वो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, बिल्कुल करेक्ट है, तो होशो हवास के अंदर दी गई है, तो उसको हम बोलते हैं एफिडेविट। अपील, a process by which a litigant can approach a higher court, अभी हमने पढ़ा एक बंदा जो है वो क्या करता है, अगर वो अपने लोअर कोर्ट के जो फैसला है उससे सहमत नहीं है, देन वो अपर कोर्ट में क्या करता है, अपील करता है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अपीलेंट। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अपीलेंट। अब जिस
के खिलाफ वो अपील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो पिटिशनर भी बोलते हैं उसको, अपीलेंट भी बोलते हैं, और दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ किया गया होता है उसको हम रिस्पोंडेंट बोलते हैं। तो इनको हम कल देखेंगे बाकी सारी टर्म्स को। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।